जिस रेस्टोरेंट की मालिकाना हक उसकी अपनी थी, उसी रेस्टोरेंट में उसे घुटनों पर बैठकर अपनी प्रेमिका के नए प्रेमी के जूते साफ करने को मजबूर किया गया। लेकिन क्यों एक करोड़पति ने ऐसी अपमानजनक जिंदगी चुनी थी? इस सवाल का जवाब छिपा था विश्वास और विश्वासघातकता के एक जटिल खेल में। इसका जवाब जानने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा, जिस दिन आर्यन शर्मा ने अपनी करोड़ों की पहचान छिपाकर हाथ में थामा था एक साधारण वेटर का ट्रे। शहर के अभिजात इलाके के बीच खड़ा चमकता हुआ राजमहल रेस्टोरेंट सिर्फ एक भोजनालय नहीं, बल्कि सफलता और अभिजात्य का एक जीता जागता प्रतीक था। इसके चमचमाते कांच की दीवारों के पार जलती नरम रोशनी में लगता था मानो सफलता का एक अथाह उत्सव चल रहा हो। धनी अतिथियों की महंगी कारें, उनकी उछल हंसी और कांच के बर्तनों की टुनटुन आवाज, सब मिलाकर एक मायावी माहौल। लेकिन उस उज्जवल रोशनी के नीचे था एक गहरा शीतल अंधेरा, जिसमें अपनी असली पहचान छिपाकर एक छद्मवेशी लड़ाई में उतरा था आर्यन शर्मा। आर्यन 25 से 26 का एक बुद्धिदीप्त युवक, लेकिन उसके चेहरे पर उस दीप्ति की बजाय थी एक सुनियोजित थकान। पहने वेटर का साधारण पोशाक, मुंह पर लगी एक मलिन लेकिन परिश्रांत हंसी। उसका काम था विनम्रतापूर्वक ऑर्डर लेना, खाना सर्व करना और अतिथि चले जाएं तो उनके टेबल साफ करना। लेकिन इस अति साधारण चेहरे के पीछे वह था इस विशाल राजमहल का एकमात्र उत्तराधिकारी। उसके पिता स्वर्गीय अर्जुन शर्मा ने अपनी सत्यनिष्ठा और परिश्रम से इस संस्थान को शहर का सर्वश्रेष्ठ बना दिया था। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद इस विशाल व्यवसाय का दायित्व आर्यन के कंधों पर आ गया। लेकिन कुछ दिनों में ही वह समझ गया कि हिसाब की किताबों में लाभ के अंक घट रहे हैं और अदृश्य नुकसान का बोझ पहाड़ की तरह भारी हो रहा है। पिता के विश्वसनीय कुछ पुराने कर्मचारियों के मुंह पर दबी आशंका और फुसफुसाहट सुनकर वह निश्चित हो गया कि अंदर कोई गहरा षड्यंत्र का विष वृक्ष अपनी डालें फैला रहा है। पिता के सपनों को विनाश के हाथों से बचाने के लिए वह किसी भी त्याग को तैयार था। इसलिए अपनी पहचान गुप्त रखकर एक साधारण कर्मचारी के रूप में शामिल हो गया। उसके इस जोखिमपूर्ण फैसले की बात किसी को पता नहीं थी, न किसी रिश्तेदार को, न किसी दोस्त को, यहां तक कि उसकी प्रेमिका रिया को भी नहीं। आर्यन ने रिया के सामने खुद को एक साधारण नौकरी पेशा के रूप में पेश किया था। पिता के व्यवसाय का दायित्व संभालने से पहले ही उनका रिश्ता शुरू हो चुका था। आर्यन परखना चाहता था कौन सी लड़की उसे उसके धन के लिए नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान के रूप में प्यार कर सकती है। शुरू में सब ठीक था, लेकिन समय बीतते ही रिया का असली रूप प्रकट होने लगा। रिया थी प्रचंड महत्वाकांक्षी और विलासी। उसकी दुनिया थी महंगे कपड़े, अभिजात रेस्टोरेंट और सहेलियों के साथ प्रतियोगिता से भरी। आर्यन की मामूली तनख्वाह वाली नौकरी उसकी उस रंगीन दुनिया में थी एक जीता जागता उपहास। क्या होगा तेरी इस मामूली नौकरी से? मेरी सहेलियां महंगी कारों में घूमती हैं, उनके प्रेमी रोज नई नई तस्वीरें पोस्ट करते हैं और मैं तेरे साथ लोकल बस में लटक कर ऑफिस जाती हूं। लोग देखकर क्या कहते हैं जानते हो? मुझे शर्मिंदगी होती है। आर्यन सिर्फ शांत गले से कहता, एक पल धैर्य रखो रिया, सब ठीक हो जाएगा। वह मन ही मन सोचता, एक दिन जब वह अपनी असली पहचान देगा, जब रिया जान जाएगी कि यह सब एक परीक्षा थी, तब वह निश्चित ही बहुत खुश होगी। यही सोचकर वह रिया के सारे अपमान चुपचाप सह लेता। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर की जिंदगी थी और भी यंत्रणापूर्ण। मैनेजर मोहन सिंह थे, 50 के ऊपर के एक व्यक्ति जिनकी आंखों मुंह पर लगी रहती नीच मानसिकता की छाप। सत्ता पाकर वे खुद को संस्थान का मालिक समझते और साधारण कर्मचारियों के साथ दासों जैसा बर्ताव करते। मामूली भूल पर तनख्वाह काटना, सबके सामने अपमान करना था उनका नित्य अभ्यास। आर्यन नया होने से उसके ऊपर पड़ता सबसे ज्यादा अत्याचार। एक दिन एक विदेशी अतिथि के टेबल पर खाना सर्व करते समय असावधानीवश आर्यन के हाथ से एक गिलास पानी गिर गया। तुरंत मोहन सिंह बाज की तरह फुर्ती से दौड़कर आए और सबके सामने चिल्लाने लगे, बेकार की चीज का चोर चोर आंखों से देखता नहीं। तेरे जैसे छोटे लोगों की वजह से आज मेरा रेस्टोरेंट का साख नष्ट हो रहा है। तेरी सारी दिन की तनख्वाह कट गई।
और अब सबके सामने कान पकड़कर उठक बैठक कर कि तेरे जैसे बाकियों को भी सीखो। हॉल भर लोगों के सामने ऐसे अपमान में आर्यन का सिर चकरा रहा था। मजबूरन वह उस दिन सिर झुकाकर कान पकड़कर उठक बैठक करने को बाध्य हो गया। वह मन ही मन खुद से कह रहा था, पापा के सपनों के लिए ये अपमान कुछ भी नहीं। चारों तरफ के लोगों की तिरस्कारपूर्ण हंसी और फुसफुसाहट उसके सीने में धारदार चाकू की तरह चुभ रही थी। इसी बीच एक दिन रिया ने उसे अपनी एक सहेली के जन्मदिन के आयोजन में चलने के लिए जोर किया। आर्यन जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था वहां शहर के सारे धनी परिवारों के लड़के लड़कियां आएंगी और उसके साधारण कपड़े वहां बहुत बेमेल लगेंगे। लेकिन रिया की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। एक विशाल बागान वाले बंगले के आयोजन में रोशनी की रौनक और महंगे कपड़ों की भीड़ में आर्यन का साधारण पोशाक मानो चिल्ला चिल्लाकर उसकी गरीबी का ऐलान कर रहा था। रिया ने उसे देखकर ऐसा मुंह बनाया मानो कोई अनचाहा मेहमान देख लिया हो। अचानक रिया की एक सहेली श्रेया ने आर्यन की ओर उंगली उठाकर पूछा, रिया, ये लड़का कौन? तेरी गाड़ी का ड्राइवर ना? रिया शर्मिंदगी से मैताड़ी मांताड़ी कहने लगी, नहीं, ये मेरा एक दूर का रिश्तेदार गांव में रहता है, शहर के एक बड़े व्यापारी का बेटा। तिरस्कार की हंसी हंसकर बोली, अरे इतना राजमहल रेस्टोरेंट के वेटर, मैंने इसे कुछ दिन पहले ही वहां प्लेट साफ करते देखा था। बात सुनकर सब इतने जोर से हंसने लगे मानो आर्यन कोई सर्कस का जोकर हो। रिया का मुंह अपमान से लाल हो गया। वह आर्यन के पास आकर फुसफुसाकर बोली, तू यहां क्यों आया मुझे अपमानित करने? मैं जानती थी तुझे यहां लाना मेरा सबसे बड़ा गलती होगी। ठीक तभी रिया का वो धनी दोस्त जानबूझकर एक वेटर के हाथ से पेय का ग्लास गिराकर आर्यन की शर्ट पर उड़ेल दिया। अरे क्या कर दिया? असल में क्या जानता, तेरे जैसे वेटरों को देखते ही मुझे बस काम करवाने का मन करता है। लड़का ठाका लगाकर हंस पड़ा। रिया आगे आकर आर्यन की मदद करने की बजाय डांट कर बोली, तू अंधा है क्या? जा बाथरूम में जाकर इसे साफ करके आ और मेरी इज्जत खराब मत कर। लेकिन सबसे बड़ा आघात कुछ दिनों बाद आया, जिसने आर्यन के अंदर के इंसान को ही छिन्न भिन्न कर दिया। एक दिन शाम को रेस्टोरेंट जब लोगों से भरा था, रिया वहां आ धमकी उसके साथ था, धनी व्यापारी समीर। रिया सीधे आर्यन के पास आकर खड़ी हो गई, तेरे से मेरा कुछ बात है। आर्यन, रिया का स्वर बर्फ जैसा शीतल था। मोहन सिंह ये दृश्य देखकर आगे बढ़े। अरे मैडम, आप यहां ये बेकार की चीज क्या आपको परेशान कर रहा है? रिया नाक सिकोड़कर बोली, नहीं, मैं इसे बता देने आई हूं कि इसके जैसे एक वेटर के साथ मेरा कोई रिश्ता रखना संभव नहीं। समीर मुझे प्यार करता है, वो मुझे एक सुंदर भविष्य देगा और ये तो सारी जिंदगी लोगों के बर्तन साफ करता रहेगा। ये शब्द आर्यन के हृदय को चीर रहे थे, लेकिन अपमान का अंत अभी बाकी था। समीर ने जानबूझकर अपने पांव के महंगे चमड़े के जूते पर सॉस की कटोरी गिरा दी। अरे देख नहीं रहा क्या किया तूने? मेरे 20,000 के जूते नष्ट कर दिए। अब इसे साफ कर, यही तो तेरा काम है। समीर ने आर्यन की ओर टिश्यू पेपर फेंककर कहा। मोहन सिंह ने आर्यन के गले में एक धक्का देकर कहा, क्या देख रहा है? साहब जो कह रहे हैं सुन। घुटनों पर बैठकर उसके जूते साफ कर, वरना गला पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। उस दिन सैकड़ों लोगों के सामने, अपनी प्यार करने वाली के सामने, आर्यन को घुटनों पर बैठना पड़ा। जब वह कांपते हाथों से टिश्यू से जूते साफ कर रहा था, समीर तिरस्कार से रिया से बोला, देख लिया प्रेयसी, इसकी असली जगह यही है, मेरे पांव के नीचे। चारों ओर के कुछ लोग हंस रहे थे, कोई करुणा से देख रहा था। रिया और समीर उसी हंसी में शामिल होकर चले गए। जाने से पहले रिया झुककर आर्यन के कान में फुसफुसाकर बोली, इसी गंदी हालत में तुझे सूट करता है, मेरे सामने कभी मत आना। उस रात के बाद आर्यन मानो कोई और इंसान बन गया। उसके अंदर की सारी दुविधा, डर, प्यार मर गया और वहां जन्म ले लिया एक प्रतिशोध की आग का। वह अपने विश्वसनीय शेफ करण चाचा की मदद से मोहन सिंह की भ्रष्टाचार की सारी सबूत जुटाने लगा। करण चाचा ने आर्यन की यह हालत देखकर कहा, बाबू का सम्मान बचाने उतरा है बेटा, मैं तेरे साथ हूं। इसके बाद वे गुप्त रूप से मोहन सिंह की सारी कुकृत्यों की खबर आर्यन को देते। राजमहल की 10वीं स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर एक विशाल आयोजन का प्रबंध किया गया। मोहन सिंह महंगे सूट में इतने घूम फिर रहे थे
मानो वे ही संस्थान के मालिक हों। आयोजन के ठीक बीच में जब मोहन सिंह मंच पर चढ़कर अपनी सफलता का गुणगान गा रहे थे, तब आर्यन धीमे कदमों से मंच की ओर बढ़ा। मोहन सिंह ने उसे देखकर तेल में बेगुन में जल उठे। ये बेअदब, तुझे यहां क्या आने को कहा? मैं अभी सबके सामने तुझे नौकरी से बर्खास्त कर रहा हूं, दूर हो यहां से। आर्यन शांत भाव से माइक्रोफोन को अपने हाथ में ले लिया। बर्खास्त तो होंगे मोहन साहब, उसका स्वर शांत लेकिन दृढ़ सुनाई दिया, लेकिन वो आप, मैं नहीं। आर्यन ने जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर मंच के पीछे के बड़े पर्दे पर जोड़ दिया। मेरे पिता की सत्यनिष्ठा और आपकी भ्रष्टाचार आपको बर्खास्त करेगा। बड़े पर्दे पर उभर आई मोहन सिंह की सारी कुकृत्य, गुप्त लेन देन के वीडियो, जाली बिलों की तस्वीरें। हॉल में छा गया सन्नाटा। मोहन सिंह का मुंह भय से सफेद पड़ गया। ये सब झूठा बनाया हुआ है। कौन सा झूठा मोहन साहब? आर्यन का स्वर इस बार गरज उठा। जिस दिन आपने मुझे सबके सामने कान पकड़कर उठक बैठक कराई थी वो झूठा। जिस दिन मुझे चोर कहकर गोदाम में बंद कर दिया था वो झूठा। या जिस दिन एक अहंकारी आदमी के जूते मुझे साफ करवाए थे वो भी झूठा। ठीक तभी पुलिस आकर मोहन सिंह को गिरफ्तार कर ले गई। वे हतभम्ब होकर आर्यन की ओर देखकर बोले, तू कौन? आर्यन ने अपना वेटर जैकेट उतार फेंका और शांत गले से जवाब दिया, मेरा नाम आर्यन शर्मा, स्वर्गीय अर्जुन शर्मा का इकलौता बेटा और इस राजमहल का मालिक। ये घोषणा मानो परमाणु बम की तरह फटी। सब आश्चर्य से भर गए। अगले दिन सुबह आर्यन शर्मा का नाम शहर में मशहूर होने लगा। खबर रिया के पास भी पहुंच गई। पश्चाताप में उसका सीना फट रहा था। कुछ दिनों बाद वह सज धज कर आर्यन के ऑफिस में हाजिर हो गई। आर्यन, मैं सब सुन लिया। रिया रोते रोते बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो। आर्यन बहुत धीरे से उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में घृणा नहीं था, एक गहरा शून्य। मौका? आर्यन हल्के से मुस्कुराया। जिस दिन उस आयोजन में सब मुझे लेकर हंस रहे थे और तूने मुझे अपमानित किया था, उस दिन तेरी मोहब्बत कहां थी? जिस दिन समीर मेरी आबरू को उसके जूतों के नीचे कुचल रहा था, उस दिन तेरी तरफदारी कहां थी रिया? तू भी तो उसी अपमान में शामिल हो गई थी। आर्यन खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। तूने आर्यन शर्मा को प्यार नहीं किया, तूने प्यार किया राजमहल के मालिक को। लेकिन मेरे लिए वो वेटर आर्यन कहीं ज्यादा कीमती था, जो रोज अपमानित होते हुए भी अपनी लड़ाई नहीं छोड़ा। तूने उसे नफरत की। तूने न सिर्फ मेरी मोहब्बत की परीक्षा दी, बल्कि इंसानियत की परीक्षा में भी फेल हो गई। मेरी जिंदगी में तेरा अब कोई स्थान नहीं। आर्यन ने दरवाजे की ओर इशारा किया। तू अब जा सकती है, मेरा बहुत काम बाकी है। रिया के मुंह से और कोई शब्द न निकला। वह समझ गई कि उसने सिर्फ एक धनी इंसान को नहीं खोया, उसने एक सच्चे इंसान को खोया, जिसकी कीमत वह कभी न समझ सकी। टूटे दिल से वह चली गई। आर्यन ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसकी नजरें थीं एक नई सुबह की ओर, जहां अपमान की आग से तपकर निकला था एक मजबूत नेकदिल लीडर, जो अब न सिर्फ अपना साम्राज्य संभालेगा, बल्कि दूसरों को भी सिखाएगा कि सच्ची ताकत इज्जत और विश्वास में छिपी है नहीं। उसकी दृष्टि थी भविष्य की ओर।